Yes, ready all of you with your book. Lesson 4 of Hornbill. Open page number 36. Page number 36. We read in this chapter about the paintings of China, Asia and of Europe. तो हमने पढ़ा था कि चाइनीज पेंटिंग्स में वो जो दिखाते हैं, जो डिपिक्ट करते हैं, उसका कुछ और रियल मीनिंग भी होता है. द लैंडस्केप इज नॉट द रियल वन. उसको समझना होता है कि उसमें मैसेज क्या दिया गया है. जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं वो इल्यूजनिस्टिक लाइटनेस वाली होती हैं, यानी रियलिज्म उनमें होता है. वो पेंटिंग्स ऐसी लगती हैं एज इफ दे आर रियल. देन हमने पढ़ा था कि ये जो कंसेप्ट है इसको हम शेंशुई से एक्सप्रेस करते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन वाटर. तो यांग और यिन. Yang means the mountain and yin means the water. So this is depicted, और इन दोनों के बीच की जो जगह है, खाली जगह है, that is called middle void, जो कि इस स्पेस को दर्शाती है, जो कि the place between the two poles of the universe. आकाश और पाताल के बीच की जो जगह है, that is called the middle void. Now let us continue. Getting inside outsider art. When French painter Jean, outsider art का मतलब है जो पेपर, कैनवस या ब्रशेस के अलावा जो भी आर्ट होती है, जैसे कि मूर्ति कला है, स्कल्पचर है, तो वो सब कहलाती है आउटसाइडर आर्ट, विच इज नॉट merely a drawing or painting on the paper with the help of brushes or colors. उसके अलावा जो कुछ भी है वो आउटसाइडर आर्ट कहलाती है. यानी कि मूर्ति कला है, किसी बिल्डिंग को बनाना है, और कोई आर्टिस्टिक चीज बनानी है, तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. तो कब हम इस आउटसाइडर आर्ट की शुरुआत कब हुई उसको हम देखेंगे. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art bred in the 1940s, the art of the untrained visionary was the minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. सबसे पहले फ्रेंच पेंटर जीन डब्यूफेट ने इस कंसेप्ट को करने की कोशिश की थी, आर्ट ब्रेड, इन 1940, लेकिन उस वक्त इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते थे. इट वाज नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस एट दैट टाइम. वेल्ड बिगनिंग्स यानी जो छुपी हुई, घूंघट में, वेल मीन्स पर्दा, घूंघट, तो इसकी जो शुरुआत थी वो छुपी हुई थी, यानी कि इतनी इम्पोर्टेंस इसको नहीं दी गई थी, इतना ये सामने नहीं आई थी आउटसाइडर आर्ट. लेकिन अब धीरे धीरे ये it became the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई उसके बाद. Described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight.
Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream of things. और इस जैनर को यानी कि जो आर्ट दैट है आउटसाइडर आर्ट है, तो उन लोगों को आर्टिस्ट नहीं कहा जाता था। दे हैड नो राइट टू बी आर्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। फिर भी उनके अंदर जो टैलेंट है, जो आर्टिस्टिक इंसाइट है, आर्टिस्ट हम सिर्फ उसको बोलते हैं जो कि ड्राइंग पेंटिंग करता है जनरली, बट दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट जो कि इन चीजों में स्किल्ड हैं, जो बहुत अपना टैलेंट दिखाते हैं। और आर्टिस्टिक इंसाइट यानी कि जो जिसमें ये कला होगी अंदर से, वही इस काम को कर सकता है। Around the time the Buffett was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. और उधर जब द Buffett अपना कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जब लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, आउटसाइडर आर्ट भी एक तरह की आर्ट है, और जो इसको परफॉर्म करते हैं दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट बिकॉज दे हैव दैट आर्टिस्टिक इंसाइट। उनके अंदर वो क्षमता होती है, वो पोटेंशियल होता है, वो कला होती है। तो उधर जब वो ये सब कर रहा था, इधर इंडिया में अनट्यूटर्ड जीनियस यानी जिसने इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, जिसने कहीं से ये सब सीखा नहीं था, बट ही वॉज अ जीनियस, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो यहाँ पर एक स्वर्ग का निर्माण उस टाइम कर रहा था। Years ago, the little patch of जंगल, पहले जहाँ पर सिर्फ जंगल था, उसने उस जंगल को साफ करना स्टार्ट किया और एक गार्डन उसने बनाया उस क्लियर एरिया में, एंड स्कल्प्टेड विद स्टोन, और उसमें बहुत सारी स्टोन की मूर्तियां बनाई, स्टोन और रिसाइकल्ड मटेरियल, रिसाइकल करके चीजों को, तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिसाइकल करके एंड स्टोन्स को लेकर के उसने ये गार्डन बनाया, विच इज कॉल्ड रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, विच यू कैन स्टिल सी देयर। तो रॉक गार्डन बहुत फेमस है चंडीगढ़ का, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय नेकचंद। इट्स 80-year-old creator director now hailed as India's biggest contributor to outsider art। और इसको हम आउटसाइडर आर्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल मानते हैं, और नेकचंद इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। The 50th issue, Spring 2005, of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Neerchand and his rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issue cover। और इतना फेमस ये हो गया, आज भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। Many tourists go there just to have a view of the rock garden, which is the best example of outsider art। तो 50th इशू यूके की एक मैगजीन है रॉ विजन, और जनरली वो आउटसाइडर आर्ट के बारे में लिखा जाता है उसमें। तो जो उसका 50th इशू था स्प्रिंग 2005 में जो निकला था, उसमें नेकचंद और रॉक गार्डन के बारे में एक आर्टिकल पूरा लिखा गया था, एंड हेडिंग वाज वुमेन बाय द वाटरफॉल। The notion of art breadth or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something nature has taken to dizzying heights. और ये जो आर्ट ब्रेडथ जिसको हम कहते हैं, या रॉ आर्ट जिसको बोलते हैं, which is not called
एक्चुअली द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, बट फिर भी ये उससे कहीं इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसको हम आर्ट कहते हैं, यानी कि जो पेपर कैनवस पर ब्रशेस और पेन पेंसिल की वजह से मदद से बनाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आर्ट है। तो हर उस चीज को हम आर्ट बोल सकते हैं जहाँ कुछ भी अपना इंस्टिंक्ट यूज करके एक नया क्रिएशन किया गया है। और कोई भी चीज जिसमें आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट है, जिसमें ये अंदर से इनबॉर्न कला है आर्ट की, तो वो टिन से लेकर के कोई भी, मतलब वेस्ट से वेस्ट मटेरियल को भी, जस्ट लाइक अ ब्रोकन डाउन कार, तो कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। वो उनसे भी कोई आर्ट क्रिएट कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज क्रिएट कर सकता है जो कि आर्टिस्टिक कहलाएगी या वर्क ऑफ आर्ट कहलाएगी। और नेचर ने यही किया, ही यूज waste materials, recycled them, and used them to create this rock garden. Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. और नेकचंद का ये जो काम है, नेकचंद ने इसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इनकी जो आर्ट है, यानी कि जो रॉक गार्डन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग डिफरेंस है जो एक आदमी क्रिएट कर सकता है। नेकचंद को इसमें बहुत टाइम लगा था, बट स्टिल ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम। उन्होंने जो सपना देखा था उसको उन्होंने पूरा किया। और ये रॉक गार्डन आज भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में है ऑफ आउटसाइडर आर्ट, कि आर्ट को ऐसे भी क्रिएट किया जा सकता है। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. The 5-month interactive show, Realm of Nature, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nature says. और उनको इसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, ऑनर, सम्मान मिला काफी। स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने उनको ऑनर किया। 5 मंथ इंटरेक्टिव शोज उनके चले, रियल्म ऑफ नेचर, यानी नेचर ने जो जो किया उसके शोज हुए लीडिंग म्यूजियम्स में। स्विट्जरलैंड के जो मेन म्यूजियम्स थे वहां पर ये शोज किए गए, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में। और नेचर के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा इनाम यही है कि जब भी लोग इस रॉक गार्डन में घूमते हैं, देखते हैं और मेरे क्रिएशन को एंजॉय करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी। Here finishes this chapter. Anything you want to ask? कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो you can ask me. Is it clear to you? Answer me. Okay, is it clear? Then let us discuss the question answers. Question number 1, understanding the text. Contrast the Chinese view of art with the European view with examples. तो जैसा मैंने अभी बताया, चाइनीज
जो जनरली जो लैंडस्केप्स बनाते हैं उसमें कोई हिडन मैसेज होता है. इट इज नॉट जस्ट टू व्यू फिजिक एडमायरिंग इट्स फिजिकल अपीयरेंस. जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ उसको हमें अप्रिशिएट नहीं करना है. इट इज मियरली अ लैंडस्केप, लेकिन उसका जो हिडन मीनिंग है वो कुछ और होता है. एंड यू कैन गिव दिस एग्जांपल of this story which we read in first paragraph. Secondly, Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one and you can enter it from any point. यानी हर तरह से, हर दृष्टिकोण से उसको जब हम देखेंगे तो आर्टिस्ट का जो क्रिएशन है, जो मेन मैसेज है, वो हमें समझ में आएगा. जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ फिजिकली जो दिखाई देती है उनमें रियलिटी होती है. वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो बिल्कुल रियल इमेज लगे, और उसके अलावा उनमें कुछ नहीं होता है. सो यूरोपियन पेंटर just wants us to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. यानी उसको सिर्फ हम एक एंगल से ही ऑब्जर्व करते हैं, उसको देख सकते हैं. उसमें जो रियलिस्टिक थीम है, जो रियलिटी है, वो हमें नजर आती है. तो उसके लिए हमें एक यूरोपियन पेंटर की नजरों से उसको देखना होता है. जबकि चाइनीज पेंटर हमें उसके माइंड में घुसने के लिए बोलते हैं. उसके अगर हमें चाइनीज पेंटिंग को समझना है तो हमें जो पेंटर है उसके माइंड में घुस करके उस पेंटिंग को हर व्यू पॉइंट से देखना होगा, बिकॉज इट हैज समथिंग हिडन इन द पेंटिंग. जो मैसेज है उसको समझने के लिए वी हैव टू एंटर हिज माइंड. So you can give the example of this fly and the dragon यूरोपियन पेंटिंग्स में, और चाइनीज पेंटिंग्स में आपको ये फर्स्ट वाली जो स्टोरी है वो, और उसके अलावा जो लास्ट पैराग्राफ में 36 पेज नंबर पर दिखाया गया है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं. Then explain the concept of shanshui. The concept of shanshui literally means mountain water, which used together represent the word landscape. जिसका मतलब है landscape, and two elements इसमें generally दिखाए जाते हैं. These represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. और yang रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन को, और यिन रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एस्पेक्ट को. एंड बोथ ऑफ देम क्रिएट दिस यूनिवर्स, और इन दोनों के बीच की जो जगह है दैट इज कॉल्ड द मिडल वॉइड, which is the space between these two poles of the universe. What do you understand by the terms outsider art and art bread or raw art? तो आउटसाइडर आर्ट का मतलब है जो भी हम पेपर, पेन, पेंसिल, ब्रशेस, कलर्स, इनके अलावा जो कुछ भी इससे बाहर निकल करके, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें से हम आर्ट को क्रिएट करते हैं. उसके लिए वी कैन यूज एनी एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन द नेचर. वेस्ट मटेरियल्स हैं या स्टोन्स हैं, तो किसी, या इवन मड, मिट्टी है, तो इन सब से जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट. और आर्ट ब्रेड और रॉ आर्ट यानी कि एक्चुअली दिस टाइप ऑफ आर्ट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्ट, और जो लोग ये काम करते हैं उनको एक्चुअली उस वक्त आर्टिस्ट नहीं कहा जाता था,
तो आर्ट दैट और रॉ आर्ट इसी का आउटसाइडर आर्ट का ही हिस्सा है. दे आर द टाइप्स ऑफ आउटसाइडर आर्ट. Who was the untutored genius who created a paradise? Nekchand was the untutored genius who created a paradise. And what is the nature of his contribution to art? So uh, his example, the rock garden, is considered to be the best example of art that or raw art. या आउटसाइडर आर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज ही यूज्ड द रॉ मटेरियल्स, whatever thing he found, कोई भी चीज उसने इस्तेमाल की. जैसे कि यहाँ पिक्चर में हमें दिखाया जा रहा है अ रॉ गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स. तो टूटी हुई कांच की चूड़ियां हैं या टिन है या ब्रोकन डाउन कार है, कोई भी मटेरियल लेकर के उसने इस ब्यूटीफुल क्रिएशन को क्रिएट किया. एंड स्टिल मैनी पीपल visit this rock garden in Chandigarh, which is the best example of outsider art. Then talking about the text, discuss the following statements in groups of 4. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. तो फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा था कि जो एम्परर है उसने अपने पैलेस के लिए, पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए एक लैंडस्केप बनवाया था, और he was viewing that landscape from all the sides and admiring the physical appearance of the landscape. उसमें माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स सब कुछ था, बर्ड्स, क्लाउड्स, एवरीथिंग. लेकिन वो उसके अंदर जो हिडन मैसेज है उसको नहीं समझ पा रहा था. सो एंड जैसा कि हम जानते हैं कि चाइनीज पेंटिंग्स को समझने के लिए वी हैव टू एंटर द माइंड ऑफ द पेंटर. तो पेंटर के माइंड में एंटर करके ही हम उस चीज को समझ सकते हैं. सो दिस इज सेड द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, यानी एम्परर मेयरली पूरे, चाहे पूरी रियासत पर वो रूल करता हो जो भी उसने जीता है, लेकिन वो एक आर्टिस्ट की कला को तभी समझ सकता है जब वो आर्टिस्ट के माइंड में घुस करके उसको समझने की कोशिश करेगा विद एवरी ऑब्जर्विंग विद एवरी व्यू पॉइंट. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. तो उनके जो लैंडस्केप्स होते हैं वो बाहर से दिखने में सिर्फ लैंडस्केप्स होते हैं, लेकिन उनमें एक स्पिरिचुअल मैसेज छुपा हुआ होता है, एक कंसेप्चुअल स्पेस होती है, जिससे कि हम उसकी जो एक्चुअली जो पेंटर हमको बताना चाहता है, जो कहना चाहता है, वो हिडन मैसेज होता है. और इसमें जो एग्जाम्पल है सेंचुरी का, यांग एंड यिन का, और मिडिल वॉइड यानी कि वो बीच की जगह है जहाँ पीपल ड्वेल या लाइफ जहाँ पर पॉसिबल होती है. So you have to do these 4 questions: understanding the text and talking about the text. Is it clear? Now is this lesson clear to you, or you want anything else to be explained? कोई अगर प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग मुझे बता सकते हैं.
यस सुमित, डाओइस्ट मीन्स जिसमें डबल कंसेप्ट है, जो दो चीजों को डिपेक्ट करता है। डाओ जो वर्ड है उसका मतलब है बोथ द पाथ और द मेथड, और जो इस इस कंसेप्ट पर जो वर्क करता है दैट इज कॉल्ड डाओइस्ट। जब फिजिकल अपीयरेंस, जो आउटर अपीयरेंस है वो कुछ और होती है और उसका इनर मीनिंग कुछ और होता है, एक्चुअल मीनिंग, रियल मीनिंग जो है उसके काम का वो कुछ और होता है, जो अपनी पेंटिंग से वो दिखाना चाहता है। इज इट क्लियर नाउ? प्रिया, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब है ऐसा भ्रम होता है हमें कि वो जो पेंट किया गया है वो चीज पेंटिंग नहीं है बल्कि रियल है। जैसे कि उसने जो फ्लाई बनाई थी, तो जो खुद पेंटर था वो भी धोखा खा गया था कि इट इज द रियल फ्लाई विच इज सिटिंग देयर। तो दिस मीन्स इल्यूजन मीन्स भ्रम, और लाइकनेस यानी कि बिल्कुल, भ्रम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल यानी रियल चीज की तरह लगती है। इज इट क्लियर नाउ? यस, एनीथिंग एल्स? Sumit and Priya, the meanings are clear to you? Okay, anything else you want to ask? Conduit, where's this word? Let me see. Yes, he, in that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of universe. यानी कि वो हेवन और अर्थ के बीच में, यानी आकाश और पाताल के बीच में जो स्पेस है वहां पर लाइफ डिवेल करती है। तो मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, वहां पर मैन का रोल होता है, ही बिकम्स द कंडुइट, यानी वो कम्युनिकेट का जरिया, कम्युनिकेशन का जरिया बन जाता है बिटवीन हेवन एंड अर्थ। यस सुमित, ब्रेड का मैं बताती हूँ, एक मिनट।